अध्याय 1 115 ड्रैगन उड़ते हैं, फिनिक्स नाचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये शुआन वास्तव में इसे समझता था या वो एक संस्कृति स्नोब था। जो भाग्यशाली थे वे स्वाभाविक रूप से इसे समझ जाएंगे। लियू हाईकोंग और ये शुआन ने थोड़ी देर बातचीत की। अपनी पहचान को अलग रखते हुए वो ये शुआन की बहुत प्रशंसा करता था। अब जब उसने सुलेख की ये शुआन की व्याख्या सुनी तो उसका दिल गर्म हो गया। उसने उसे आमंत्रित किया और कहा, अध्यक्ष, क्या आप सुलेख का अभ्यास करना चाहते हैं? क्यों न हम ऊपर जाएं और बातचीत करें? ये श्वान ने देखा कि उसके आसपास के लोग उत्सुक थे और सहमति में सिर हिलाया। सब लोग मेरे पीछे आओ। लियू परिवार के विला में अपनी लिफ्ट थी। लियू हाईकोंग के नेतृत्व में वे ऊपरी मंजिल पर गए। ऊपरी मंजिल को लियू हाईकोंग ने एक अध्ययन कक्ष में बदल दिया था। अंदर का फर्नीचर अभी भी सुगंधित शीशम की लकड़ी का था, जो उसकी वित्तीय ताकत दिखा रहा था। अध्ययन की 4 निधि अर्थात ब्रश, स्याही, कागज और स्याहीदानी असामान्य रूप से चौड़ी डेस्क पर रखी गई थीं। कागज के बीच में अच्छे चावल के कागज का एक ढेर था जिस पर पेपरवेट रखे थे। ब्रश रैक पर कुछ झेजियांग सुलेख ब्रश थे। वे भी उत्कृष्ट ब्रश थे और प्रत्येक महंगा था। लियू यानरान को सुलेख का ज्ञान नहीं था। वो सीधे किताबों की शेल्फ की ओर चली गई। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने किताबों की शेल्फ पर कई धागा बांधी पुस्तकों को घूरना शुरू कर दिया। वो इसके बारे में बहुत उत्सुक थी। अध्यक्ष लियू, क्या हम इन पुस्तकों को खोलकर देख सकते हैं? लियू यानरान ने बहुत विनम्रता से पूछा। कई पुस्तक संग्राहक तब नफरत करते थे जब लोग अपने नंगे हाथों से उनकी प्राचीन पुस्तकों के पन्ने पलटते थे, क्योंकि लोगों के हाथों की नमी प्राचीन पुस्तकों को क्षय कर देती थी। यदि कोई वास्तव में पुस्तकों को पढ़ना चाहता था तो उसे पुस्तकों को पढ़ने के लिए अपने हाथों पर सूखे सफ़ेद दस्ताने पहनने पड़ते थे। हालांकि लियू हाईकोंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने उदारतापूर्वक अपना हाथ हिलाया। निदेशक लियू, बस किताबें पढ़ें। इस बीच लियू यून चुपचाप पीछे पीछे चला गया। लगभग कोई भी उसकी वर्तमान भावनाओं को नहीं समझ सकता था। उसके पिता अपने सामान्य स्वभाव से बहुत अलग थे। वह एक पल के लिए इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसे अपने शांत पिता की भी याद आ रही थी। लियू हाईकोंग स्याहीदानी के पास गया और कुछ स्याही घिसी। उफनते काले तरल में वास्तव में एक अजीब सुगंध थी। ये श्वान ने बस अपनी नाक उठाई और स्याही के स्रोत का अनुमान लगाने से पहले उसे सूंघा। ये हुई स्याही है। निदेशक लियू वास्तव में एक विशेष व्यक्ति है। वह जिन चीज़ों और उपकरणों का उपयोग करते हैं वे सभी उत्कृष्ट हैं। हुई स्याही सबसे अच्छी स्याही थी। इसे इसके रंग और अनूठी सुगंध से निर्धारित किया जा सकता था। ऐसी स्याही एक प्राचीन स्याहीदानी के योग्य थी। लियू हाईकोंग ने स्याही घिसना समाप्त किया और डेस्क पर चला गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कागज पर उड़ते हुए अजगर की तरह एक कविता लिखी। यह वही कविता थी जिसके लिए ये श्वान ने डेंग शिरू की प्रशंसा की थी। बर्फ की तरह शुद्ध होना दुर्लभ है और यह भी जानना कि धन क्षणभंगुर है। एक बार जब कोई विशेषज्ञ कदम उठाता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। जिस क्षण लियू हाईकोंग ने ब्रश उठाया उसका पूरा आभा बदल गया। उसके नियंत्रण में ब्रश कागज पर तेजी से चला। ये शब्दों की एक साधारण पंक्ति थी, लेकिन इसमें एक भव्य आभा थी। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ ऐसा लग रहा था जैसे लियू हाईकोंग के कई वर्षों का जीवन अनुभव और जीवन की उसकी समझ एकीकृत हो गई हो। हर शब्द कहानियों से भरा था। जब सभी ने लियू हाईकोंग की लिखावट देखी तो वे उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। अध्यक्ष लियू वास्तव में दांव में पारंगत हैं। इन शब्दों का सार पूरी तरह से परिलक्षित होता है। यह वास्तव में अच्छी सुलेख है। ऐसा लगता है जैसे ये कागज के टुकड़े के पीछे तक प्रवेश कर सकती है। ऐसा लगता है जैसे लेखन कागज का वजन 1000 किलोग्राम है। शब्द राजसी हैं। पिताजी, आपका पूरा चरित्र इन शब्दों में समा गया है। जब लियू हाईकोंग ने सभी को इस तरह उसकी प्रशंसा करते सुना तो वो जल्दी से हंसा और अपना हाथ हिलाया। सब लोग कृपया मेरी प्रशंसा न करें। मैं वो हूँ जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा नहीं की जा सकती। एक बार जब मेरी प्रशंसा हो जाती है तो मैं आसानी से घमंडी हो जाता हूँ। आप मेरी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हैं। लियू हाईकोंग की हास्यपूर्ण आत्म अवमानना सुनकर सभी जोर से हंसे। माहौल बहुत दोस्ताना हो गया। लियू हाईकोंग को बचपन से ही सुलेख पसंद था। कई वर्षों तक व्यवसाय करने के बाद भी उसने इस शौक को कभी नहीं छोड़ा था। उनके अनुसार सुलेख का अभ्यास करने से उनका मन शांत हो सकता है और उन्हें अपने जीवन की चिंताओं और तुच्छ बातों का अधिक शांति से सामना करने की अनुमति मिल सकती है। यह अभ्यास दशकों तक चला।
दशकों के अभ्यास की नींव कागज पर लिखी गई थी, इसलिए इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक था। लियू हाइकोंग ने डेस्क पर लिखी शब्दों की पंक्ति को देखा और बहुत संतुष्ट महसूस किया। उसे ये भी लगा कि ये उसके सामान्य मानकों से पूरी तरह से परे चला गया है। संतोषपूर्वक ब्रश नीचे रखने के बाद लियू हाइकोंग ने ये शुआन की ओर मुड़कर पूछा, कैसा है अध्यक्ष, ये क्यों न आप भी अभ्यास के तौर पर एक लिखें? ये शुआन ने बिना सोचे समझे बस सहमति दे दी। ठीक है। जब पीछे खड़े लियू यून ने ये शुआन को सहमत होते सुना तो उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से भर गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी आलोचना करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे धमका रहे हैं। आप दशकों से सुलेख का अभ्यास कर रहे हैं। भाई, ये की उम्र कितनी है? लियू हाइकोंग के बेटे के रूप में लियू यून पहले से ही अपने 20वें दशक में था, जबकि ये शुआन केवल 8 साल का था। अगर ये बात फैल गई तो लोग उसे अनादर करने के लिए डांटेंगे। ये सोचकर लियू यून जल्दी से मुड़ा और ये शुआन से कहा, भाई, ये मेरे पिता के बहकावे में मत आना। वह जिनलिंग सुलेख संघ से हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ साल पहले प्रांतीय स्तर की सुलेख प्रतियोगिताओं में कई स्वर्ण पदक जीते थे। बहकावे में मत आना। लियू यून नहीं जानता था कि क्या ये शुआन इन पुरस्कारों के मूल्य को नहीं समझता था या उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। ये शुआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, सुलेख का अभ्यास करने का पहला चरण रूप है। चाहे वो सुलेख हो, कर्सिव हो या लिपिक लिपि हो, आपको उनकी विशेषताओं को समझना होगा, उनके सार का अभ्यास करना होगा और अपनी समझ को एकीकृत करना होगा। जिस क्षण ये शुआन ने ये कहा, वहां मौजूद सभी लोग आकर्षित हुए और ध्यान से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए कि वो क्या कह रहा था। कहानी जारी रहेगी।